Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2016 में आई हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म ब्लेयर विच को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 38% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 47% है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। ये मूवी ओरिजिनल वाली ब्लेयर विच की सीक्वल है जो आई थी 1999 में ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के नाम से। जो लोग ब्लेयर विच प्रोजेक्ट वाली मूवी से फेमिलियर नहीं हैं उनको मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ उस मूवी के बारे में। वो मूवी 3 लोग को फॉलो करती है जिनका नाम हेदर, जॉश एंड माइक होता है, जो लोग ब्लैक हिल फॉरेस्ट में जाते हैं मेलैंड में एक लोकल लेजेंड का सच जानने के लिए विच इज़ रिलेटेड टू द ब्लेयर विच। उनको जितने वहाँ पे दिन होते हैं वो काफ़ी मुश्किल में निकलते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि उन वुड्स में कुछ तो है जो उनको परेशान और डरा रहा है। आगे उनको एक कैबिन मिलता है मगर तब तक जॉश एक्चुअली में मिसिंग हो जाता है जिसको देख के लग रहा है कि वो मोस्ट लाइकली मर गया है। और बाद में माइक और हेदर भी अलग हो जाते हैं। जब हेदर कैबिन में सेलर के अंदर जाती है तो उसको माइक सेलर के कॉर्नर में बिना हिले एक जगह खड़ा हुआ मिलता है कि तभी उसको एक कोई चीज पीछे से आके हिट करती है और हमको वो चीज नहीं दिखाई देता मगर कैमरे में हमको उसके फाइनल के कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और वो मूवी खत्म हो जाती है। मतलब असल में उनके साथ में क्या हुआ है वो नहीं दिखाया जाता। हमें लगने लगता है कि शायद वो सब मर गए हैं मगर अगेन उससे रिलेटेड मूवी के एंड में कुछ भी नहीं जवाब मिलता। अब फास्ट फॉरवर्ड करा जाए इस मूवी पे तो हेदर का भाई जेम्स अभी भी होप लगाया हुआ है कि हेदर समहाउ अभी भी जिंदा है फॉरेस्ट में। वो और ज्यादा कन्विंस तब हो जाता है जब एक यूट्यूब वीडियो उसको मिलता है जो एक्चुअली में ब्लैक हिल फॉरेस्ट में ही अपलोड करा गया था। उस वीडियो फुटेज में हमको POV शॉट्स मतलब पॉइंट ऑफ व्यू शॉट दिखाया जाता है जिसमें एक हॉल के थ्रू भागा जा रहा है और वो बेसिकली वही पार्ट 1 वाला घर लग रहा होता है। भागते हुए एक शॉट में हमको मिरर के रिफ्लेक्शन में भी दिखता है कि उस वीडियो को कौन रिकॉर्ड कर रहा है और उसको देख के लगता है कि कोई लड़की है। जेम्स को लगता है कि कहीं वो लड़की उसकी बहन हेदर हो सकती है तो वो अपने फ्रेंड लीसा जो एक डॉक्यूमेंटेरियन होती है और पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड एशली को साथ चलने को बोलता है। उनका पहला स्टॉप होता है उस इंसान का घर जिसने वो फुटेज अपलोड करा था। वहाँ उसको उनके साथ उसकी गर्लफ्रेंड टालिया भी मिलती है जो वो उस एरिया के लोकल होते हैं और उन दोनों का अपना खुद का ओपिनियन होता है वहाँ के लोकल लेजेंड से रिगार्डिंग। उनके लिए ब्लेयर विच असली है एंड वो खुद उसको देखना चाहते हैं। वो दोनों जेम्स और उसके दोस्तों को वुड्स में उसी जगह ले जाने के लिए ऑफर करते हैं जहाँ उनको वो फुटेज मिला था। उसके बाद वो 6 लोग वुड्स में निकल जाते हैं सच्चाई का पता लगाने के लिए हेदर के साथ हुआ क्या था। एक बार फॉरेस्ट में आने के बाद लेन उनको बोलता है कि उसने उतना ज्यादा अंदर तक फॉरेस्ट को एक्सप्लोर नहीं करा हुआ है जितना उसने पहले उन लोग को बिलीव करवाया था। वो लोग एक्चुअली में काफी ज्यादा वुड्स के अंदर तक नहीं गए थे कभी और उन्होंने जेम्स और उसके फ्रेंड्स को साथ में इसीलिए लाया था जिससे कि उनके पास ज्यादा लोग हों जब वो वुड्स के अंदर जाएं। इसके कुछ समय के बाद उस ग्रुप के लिए चीजें खराब होने लगती हैं और फेमिलियर चीजें विद से रिलेटेड उनको आसपास दिखाई देती हैं जैसे कि इनफेमस स्टिक फिगर मगर लेन ने उसको भी फेक करा हुआ होता है जिससे कि वो वुड्स में और देर तक ढूंढते रहें। वो लोग उन दोनों को वुड्स में जाने देते हैं और वो 4 पीछे रह जाते हैं मगर अब एक्चुअली में उनके साथ असली एनकाउंटर विच का स्टार्ट होगा जब पीटर के ऊपर एक पेड़ आके गिरता है और रात में उसको कुछ घसीटता हुआ अंदर लेके जाता है जिसमें हमको स्प्लिट सेकंड के लिए ग्लिम्स दिखता है कि कोई स्ट्रेंज सा फिगर है वुड्स के अंदर। जब लेन और टालिया वापस आते हैं तो चीजें देखने लायक होती हैं। लेन एकदम अपने मूड के एज पे होता है और वो उन चारों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। हमको मालूम चलता है कि एक्चुअली में उन दोनों ग्रुप्स को अलग हुए एक ही दिन हुआ है लेकिन टालिया और लेन के लिए 5 दिन बीत चुके हैं और लेन उनको बोलता है कि सन ऊपर आया ही नहीं पूरे समय। ये चीज असल में ब्लेयर विच माइथोलॉजी से रिलेटेड है और उसकी एबिलिटीज में एक नया लेयर ऐड करता है। बेसिकली क्या है कि विच के पास एबिलिटी है वुड्स को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की, तभी हमारे ओरिजिनल लोग भी और ये वाला ग्रुप भी अपने आप को कभी वहाँ का बाहर का रास्ता ढूंढ के निकल नहीं पाते। एक्चुअली में विच फिजिकली वुड्स को चेंज कर रही होती है टू इंश्योर कि उनमें से कोई भी एस्केप ना कर सके। उसके पास एबिलिटी है टाइम को भी कंट्रोल करने की और वो उन वुड्स को कॉन्स्टेंटली एक तरह से डार्कनेस में ही रखती है जिससे कि उन लोगों के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएं। ये सारा कॉन्सेप्ट असल में 1999 वाले मूवी में हमें नहीं दिखाया गया था और उसमें क्लियर भी नहीं करा गया था कि असल में क्या है वो चीज और वहाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे कि कोई चीज सुपर नेचुरल है या फिर कोई इंसान उस चीज को कर रहा है।
मगर अब इस मूवी में काफी क्लियर कर दिया गया था एंड एक्चुअली में वो एक 200 साल की उम्र की एक विच है जो पूरे वुड्स को कंट्रोल कर रही है। और ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा बढ़ता है जब हमें फाइनल सर्वाइवर्स लिसा और जेम्स रस्टन पार के घर में दिखते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ उसकी बहन आखिरी बार जिंदा दिखी थी। जेम्स को अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है एंड डिस्पाइट उसको लिसा अंदर जाने को मना कर रही होती है, वो तब भी अंदर चला जाता है। एक बार अंदर जाके उसको रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में कोई ऑर्डिनरी घर नहीं है, क्योंकि उसके अराउंड उसके हर जगह दरवाजे ही उसको दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे जैसे वो और अंदर जाता है उसको नेवर एंडिंग हॉलवे, कॉरिडोर्स और कमरे मिलते हैं, क्योंकि विच घर का लेआउट भी कंट्रोल कर रही होती है जिससे वो वहाँ से भी कभी एस्केप ना कर सके। हमको एक रूम में एक सेकंड के लिए एक औरत दिखाई जाती है और मुझे लगता है कि वो एली एडवर्ड है, जो असल में वही औरत है जो ब्लेयर विच बनती है। वो देख के उम्र में ज्यादा लगती है एंड डेफिनेटली उसने पुराने टाइप के कपड़े पहने हुए होते हैं। बाहर लिसा अभी भी अंदर जाने के लिए हेजिटेंट होती है अंटिल उसको वुड्स के अंदर कोई क्रीचर दिखाई देता है एंड अगेन वो स्प्लिट सेकंड के लिए ही दिखता है, पर जिसको देख के लिसा इतना ज्यादा फ्रीक आउट हो जाती है कि वो घर के अंदर चली जाती है, जहाँ उसको सेलर में एकदम इंसेन हुआ लेन मिलता है। कुछ समय हो गए होते हैं हमको लेन को देखे हुए और वो काफी ज्यादा बुरे हालत में दिखता है एंड ऑब्वियसली उसके लिए बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम पास हुआ था। वो लिसा को पकड़ लेता है और उसको बोलता है यू हैव टू डू वट एवर शी टेल्स यू टू, एंड उसके बाद वो लिटरली उसको घर के नीचे कैटाटोम टाइप जगह पे फेंक देता है। तो इससे ये तो पक्का हो जाता है कि लेन विच के कंट्रोल में है एंड वो वैसा ही करता है जैसा विच उसको करने को बोलती है। लिसा टाइट टनल के थ्रू किसी तरह से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर जो क्रीचर उसको वुड्स में दिखाई दिया था वो उसके पीछे लगा हुआ दिखता है और वो घर के दूसरे पार्ट में एंड अप हो जाती है। लेन वापस आता है एंड हाथ में अब उसके इस बार नाइफ है एंड जब लिसा हॉल्स के थ्रू भाग रही होती है तो हमको रियलाइज होता है कि वो वही फुटेज है एक्चुअली में जो हमको यूट्यूब पे अपलोड हुआ दिखा था, जो जेम्स को मूवी के शुरुआत में मिला था। मतलब जो फुटेज लेन ने अपलोड करा था वो फ्यूचर से है और जो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया था वो असल में लिसा का था। शायद ऐसा हुआ होगा कि उसने अपने आप को अनट्रस्टवर्दी प्रूव करा था जब उसने झूठ बोला था कि वो ज्यादा अंदर तक गया है और उसने वो स्टिक फिगर्स भी लगाए थे। मतलब जो फुटेज को ढूंढने वाली बात है उसमें अभी भी काफी ज्यादा कहानी जाननी बाकी है। हमको ये तो मालूम है कि टालिया एंड लेन फॉरेस्ट में गए थे जब उनको फुटेज मिला था, मगर उनका डिटेल्स हमको नहीं मालूम। शायद लेन शुरू में ही वुड्स में जब आया था तब विच के कंट्रोल में था और वो शायद नया रस्टन पार है जिसको विच अपने काम के लिए यूज कर रही है। रस्टन पार असल में एक इंसान था जो 1940s में वुड्स में रहा करता था और विच उसके थ्रू बच्चों को वुड्स में ल्योर करा करती थी। एज अ रिजल्ट काफी सारे बच्चे मारे गए थे, मगर उसने जिस विच के बारे में बात करी थी वो किसी को कभी दिखाई ही नहीं दी। मर्डर्स करने के बाद विच उसको वापस टाउन में भेज देती है। मतलब एक बार विच को जो चाहिए आपसे वो आप पूरा कर दो तो वो आपको जाने देती है। मतलब एज सच एस्केप का कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट जो विच आपको बोल रही है वो आप करो और वो खुद आपको फॉरेस्ट से जाने देगी। एंड में रस्टन पार्क के लिए चीजें ठीक एंड नहीं होती हैं, क्योंकि टाउन के लोगों को मालूम चल जाता है सारे बच्चों के मर्डर्स के बारे में। ये चीज लेन को भी कनेक्ट करता है जब उसने लिसा को बोला था कि यू हैव टू डू वट एवर शी टेल्स यू टू। ऑल्सो विच टाइम को बेंड कर सकती है, तो वो शायद एक तो फॉरेस्ट में अपने इंडिपेंडेंट टाइम चल रहा है एंड वहाँ का जो टाइम है वो बाहर वालों के टाइम के कंपैरिजन से अलग चलता है। मतलब जितने लोग उसमें फॉरेस्ट में आके ल्योर होते हैं और फंस जाते हैं वो सारे अलग टाइम पे होते हैं और एक तरह से एक वॉइड में फंसे हुए होते हैं। वो फुटेज भी फ्यूचर से लेन के लिए प्लान करा गया था, टाइम को मैनिपुलेट करके टू दी एक्सटेंट कि जब एक्चुअली में वो लेन और टालिया फॉरेस्ट में पहली बार गए थे। ये टाइम लूप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सटल तरीके से हमको पहली मूवी में भी दिखाया गया था। वो घर एक्चुअली में रस्टन पार्क का था, मगर वो सालों पहले खत्म हो गया था, मगर 1994 में वो एग्जिस्ट करता था और अभी भी एग्जिस्ट करता हुआ हमें दिख रहा है। मतलब इससे मालूम चलता है अगेन कि वहाँ टाइम अलग चल रहा है एंड नई वाली मूवी में इसको ज्यादा अच्छी तरह से दिखाया गया है। वापस कैबिन में अभी भी वो क्रीचर लिसा के पीछे है और अब वो बचते हुए एक कमरे में आती है और उसको जेम्स मिलता है और अचानक से काफी ब्राइट लाइट दिखाई देती है विंडो के स्टार्ट्स के थ्रू। शायद धूप आ रही होगी जिसको विच ने मैनिपुलेट करके फॉरेस्ट को पूरे अंधेरे में फिर से कर दिया था और वो उन दोनों को एक तरह से अपने पावर एंड एबिलिटीज को दिखा के चिढ़ा रही थी। अब विच उनके पास होती है और जेम्स लिसा को कॉर्नर में खड़ा होने को बोलता है और अगर वो लोग उसको नहीं देखेंगे तो सेफ रहेंगे। आगे जेम्स को आवाज सुनाई देती है और उसको लगता है कि शायद उसकी बहन अभी भी है वहाँ पे और वो उसकी आवाज है, तो वो उसके तरफ चला जाता है, मगर ना वो आवाज लिसा को सुनाई देती है और ना ही हमको।
लीसा धीरे धीरे कैबिन से बाहर जाने का रास्ता बनाते हुए कैमरा में देखते हुए जाती है कि तभी उसको जेम्स की आवाज सुनाई देती है और वो बिना सोचे मुड़ जाती है और विच उसको भी अपने साथ ले जाती है या मार देती है। उसका कैमरा भी एग्जैक्टली वैसे ही जमीन पे गिरता है जैसा कि हेदर के साथ पहली मूवी में हुआ था। मतलब विच आवाजें बदल सकती है अपने विक्टिम्स को ट्रिक करने के लिए जिससे कि वो लोग उसकी तरफ देखें, मगर जैसे ओरिजिनल मूवी में हुआ था इसमें भी हमको दिखाया नहीं जाता है कि उन दोनों को कौन लेके गया और कौन मार दिया। मेरे को पर्सनली लगता है कि शायद विच की कोई बॉडी नहीं है और वो एक्चुअली में किसी तरह का फोर्स या स्पिरिट है, क्योंकि अगेन हमको फाइनल सीन में उनके साथ क्या हुआ या कौन क्या किया वो नहीं दिखता। ऑल्सो अगर विच का कोई बॉडी नहीं है तो उसको नए विक्टिम्स को ल्योर करने के लिए फॉरेस्ट में कोई फिजिकल बॉडी चाहिए, जैसे कि पहले उसके लिए रस्टिन पार था और इस मूवी में लेन। एक और हमको बात यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाती है कि हेदर के साथ एक्चुअली में हुआ क्या। तो एक लॉजिक मैं यहाँ आपको देना चाहूंगी कि शायद हेदर वो एक्चुअली में क्रीचर है जो लीसा को वुड्स में दिखाई दी थी और वो अभी भी किसी न किसी तरह से विच के कंट्रोल में है। Anyways, that's all for this video and अगर आपको ये explanation पसंद आई हो तो do like the video, subscribe to my channel and thanks for watching. Bye.